प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे एंथोसिरोस की। तो एंथोसिरोस की जो संरचना है, बाह्य संरचना और आंतरिक, हमने पहले पढ़ चुकी है। अब हम बात करते हैं एंथोसिरोस के पाठ द्वितीय के तहत उसके जनन के बारे में, यानी रिप्रोडक्शन, परिपक्व पुंदानी की संरचना, मैच्योर एंथ्रेडियम की स्ट्रक्चर, परिपक्व स्त्रीदानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्केगोनियम, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, परिपक्व बीजाणुविद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट। ये टॉपिक हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं जनन के बारे में। जैसा कि अब तक हम पढ़ते आए हैं, ब्रायोफाइट्स में दो प्रकार से जनन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। इसमें कायिक जनन में पहला मेथड है खंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, यानी परिपक्व थैलस का पश्च भाग धीरे धीरे सड़ने लगता है और जब ये प्रक्रिया जो इसका द्विभाजन क्षेत्र है वहां तक पहुंचती है तो जो थैलस की जो लोब्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं और ईच लोब, प्रत्येक पाली एक नए थैलस का निर्माण करती है। उस तरह से इसमें ये चीज पाई जाती है। द सेल्स इन द बेसल ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस डाई एंड डिओर्गनाइज व्हेन द प्रोग्रेसिव डिके एंड डेथ ऑफ सेल्स रीच द ब्रांचिंग रीजन, द थैलस lobes become separated. Each separated lobe by continuous apical growth grow into a new thallus. इस तरह से एक जो लोब है वह नए थैलस का निर्माण यहाँ पे करती है। दूसरा मेथड है जेमी के द्वारा, बाइजेमी। कई सारी जातियों के नाम बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे। एंथोसिरोस ग्लैंडुलोसस, यहाँ देखो लिखा हुआ है, एंथोसिरोस फार्मोसी। ये जो जातियां हैं इनकी थैलस की अपाक्ष सतह यानी डोर्सल व्यू पर अनेक जेमी नामक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये सवृंत संरचनाएं होती है तथा अपने जो मदर थैलस है उससे अलग होने के पश्चात ये नए थैलस का निर्माण करती है। तो ये दूसरा मेथड है जेमी के द्वारा। तीसरा है चिरस्थायी वृद्धि शीर्षों के द्वारा, यानी एंथोसिरोस पियर्सोनाई, एंथोसिरोस फ्यूजीफार्मिस की कुछ जातियां ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे ग्रीष्म काल शुष्क होते हैं और जो गर्मी की जो मौसम आने पर थैलस का जो अग्रभाग है उसको छोड़कर सारे पार्ट सब सूख जाते हैं और जो थैलस के जो शीर्ष पे जो वृद्धि क्षेत्र होते हैं वो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं तथा अनुकूल कंडीशन आने पर नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो ये हुआ इसमें अलग मेथड इसका कायिक जनन का। कायिक जनन का एक और मेथड है बाय ट्यूबर्स, ट्यूबर के द्वारा। एंथोसिरोस की बहुत सारी जातियां हैं, जैसे एंथोसिरोस हेलाई, एंथोसिरोस लेविस, एंथोसिरोस पियर्सोनाई, एंथोसिरोस ट्यूबरोसस। इनमें प्रतिकूल कंडीशन में ट्यूबर डेवलपमेंट होते हैं। ये भोजन के संचय का कार्य करते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में थैलस की मृत्यु के पश्चात ट्यूबर जीवित रहते हैं और अनुकूल कंडीशंस में या पर्याप्त जो मॉइस्चर मिलने पर ट्यूबर अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये जो जातियां हैं एंथोसिरोस हिमालयंसिस में यहाँ बताई गई है। इसमें ये ट्यूबर यहाँ पे देखो विकसित हो रहे हैं।
इस तरह से, और इनके द्वारा विपरीत कंडीशंस में एक नए थैलस का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से ये मेथड हुआ कायिक जनन में ट्यूबर्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एंथोसेरोस की जो जातियां हैं वो जातियां सारी मोनोसियस होती है या उभयलिंगाश्रयी होती हैं। कुछ जातियां डायोसियस भी होती हैं, जैसे एंथोसेरोस लेविस, एंथोसेरोस हेलाई और इरेक्टस। अब हम बात करते हैं परिपक्व पुंदानी की। पुंदानियों का निर्माण कोष्ठकों में एकल अथवा समूह में होता है, जबकि स्त्रीदानियां थैलस की अपाक सतह पर अलग अलग विकसित होती हैं। ये जो पुंदानियां हैं ये सब एक गुच्छे में या एकल या समूह में डेवलप। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कोष्ठक पुंदानी चैम्बर के अंदर दो पुंदानी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पुंदानी की संरचना गोल व अंडाकार या गदाकार संरचना होती है। इसका जो व्रंत है, जो नीचे वाला यहाँ पे ये स्टॉक है, ये देखिए आप यहाँ पे व्रंत, ये 4 पंक्तियों का बना होता है। पुंदानी के चारों ओर लंबी कोशिकाओं का निर्मित एक जैकेट होता है। देखो यहाँ पे ये जैकेट है, जैकेट लेयर दिखा रखा है यहाँ पे ऊपर। तो ये दीर्घित कोशिकाएं हैं, इनमें लाल व नारंगी रंग के वर्णक पाए जाते हैं। पुंदानी में अनेक द्विकशाभिक पुमड़ू पाए जाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। ये देखिए यहाँ पे ये इनके द्विकशाभिकाएं हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स हैं, बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। ये पूरी तरह से ये यंग एंथ्रीडियम में यहाँ पे दिखाई गई है, और यहाँ पे जो ये है ये मैच्योर एंथ्रीडियम की संरचना है। पुंदानी का जो विकास है वो एंडोजीनस प्रकार का होता है। पुंदानियां अपाक सतह पर विकसित होती हैं, परंतु पुंदानी कोष्ठ थैलस की सतह पर नहीं खुलते हैं। पुंदानी का विकास थैलस के वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे एक पृष्ठीय कोशिका से होता है। उस कोशिका में 2 कोशिकाएं बनती है वहां पे, और जो अंतर कोशिका है वो एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाती है। इस तरह से उस कोशिका के द्वारा एक परिपक्व पुंदानी का निर्माण यहां पर होता है। अब हम बात करते हैं पुंदानी के स्फुटन की। पुंदानी परिपक्व होने के पश्चात जो पुंदानी कोष्ठक की है जो छत है वो अनियमित रूप से टूट जाती है, और पुंदानी भित्ति द्वारा जल को अवशोषित कर जो पुंदानी की जगह की कोशिकाएं हैं वो पृथक हो जाती हैं, तथा पुंदानी के शीर्ष भाग में एक छिद्र बन जाता है जिसके द्वारा पुमड़ू के बाहर निकलते हैं, पुमड़ू बाहर निकलते हैं। और ये जो पुमड़ू हैं ये जल की पतली फिल्म पे लगातार तैरते हैं। पुंदानी के विकास के बाद हम बात करते हैं स्त्रीदानी की। स्त्रीदानियों का विकास भी वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे नियमित पंक्तियों में अग्राभिसारी क्रम में होता है। यह भी थैलस की जो डोर्सल सरफेस है उस सतह पर धसी होती है। 6 उदग्र पंक्तियों में यह निर्मित होती है ग्रीवा, यानी जो ये ग्रीवा है यहां से लेके यहां तक ग्रीवा, इस तरह की 6 खड़ी हुई पंक्तियां हैं यहां पर, यानी 6 खड़ी हुई पंक्तियों में ग्रीवा बनती है, और इसके अंदर 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। ये देखिए आप यहाँ पे 4 से 6 यहाँ पे नेक कैनाल सेल NCC नेक कैनाल सेल यहाँ पर
पाई जाती है। ग्रीवा के जो शीर्ष पे, दूरस्थ छोर पे या डिस्टल एंड पे 4 कवर सेल्स का आवरण यहाँ पे पाया जाता है। आवरण कोशिकाएं थैलस की अपाक्ष सतह पर थोड़ी उभरी हुई होती है। यहाँ पर जो है ये कवर सेल्स है और इनके चारों ओर एक श्लेष्मीय पदार्थ पाया जाता है। और ग्रीवा का जो आधारीय भाग है यानी वेंटर पार्ट है, उसमें वेंटर कैनाल सेल, ये देखिए यहाँ पे वेंटर कैनाल सेल, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये वेंटर पार्ट यानी अंडा पार्ट। इसके अंदर एग सेल और वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है। ग्रीवा के आधारीय भाग में अंडदानाल कोशिका व एक अंड कोशिका पाई जाती है। इस तरह से ये हो गई मैच्योर स्त्रीदानी। इसका विकास भी उसी तरह से होता है, पृष्ठीय कोशिका से होता है और इसमें भी वही प्राइमरी आर्गेगोनियल सेल बनती है और उसके लगातार विकास के दौरान इस पुंदानी का निर्माण होता है। चूंकि एंथोसिरोस में स्त्रीदानी युग्म गोदबिद के उत्तक में पूरी तरह से धसी हुई होती है, अतः ग्रीवा कोशिकाओं को थैलस की अन्य कोशिकाओं से विभेदित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ये थैलस की इसकी स्त्रीदानी की संरचना है। अब हम बात करते हैं निषेचन की। सबसे पहली बात, निषेचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। हर वीडियो में ये बात मैं कहता हूं कि ब्रायोफाइट्स में निषेचन के लिए जल का होना अति आवश्यक है। स्त्रीदानी के मुख पर स्थित आवरण कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तथा इसके अलावा ग्रीवा नाल कोशिकाओं और वेंटर कैनाल सेल्स के लिए भी जल आवश्यक होता है। इनके विघटन से श्लेष्मीय पदार्थ बनता है और थैलस के अपाक्ष खांच पर ओस या वर्षा की जल पतली परत होती है। पुंगनु जल में तैरते हुए पुंदानी से स्त्रीदानी के मुख तक पहुंचते हैं और केवल एक ही जो एंथ्रोजोइड्स है वो एग सेल से फ्यूज होकर निषिक्तांड का निर्माण करता है, यहाँ पे oospore का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं थैलस के ऊपर निर्माण जो होता है स्पोरोफाइट का, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो थैलस के ऊपर आश्रित रहता है। थैलस गैमेटोफिटिक फेज है और इसके ऊपर जो स्पोरोफोटिक पीढ़ी है वो आश्रित रहती है। थैलस का विकास थोड़ा सा बता दूं मैं 2-4 लाइनों में। जैसे ही निषेचन हुआ, थैलस में जो स्पोरोफाइट पीढ़ी है उसकी प्रथम कोशिका है जो यहाँ पे oospore है और oospore के आकार में लगातार वृद्धि होती है। उसकी वेंटर जो गुहिका है पूरी भर जाती है, चारों ओर एक सेलुलोज की भित्ति बन जाती है और उससे 2 कोशिकाएं बनती है अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा और 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है। 8 कोशिकीय भ्रूण बनने के बाद में वही एम्पिथीशियम लेयर बनती है, एंडोथीशियम लेयर बनती है और जो एम्पिथीशियम लेयर है उसके द्वारा ही स्पोरोजेनस टिश्यू का निर्माण यहाँ पर होता है और जबकि जो एंडोथीशियम लेयर है उसके द्वारा यहाँ पर निर्माण होता है कोलुमेला का। यहाँ यही बात देखने योग्य है कि अब तक ब्रायोफाइट में पढ़ते आए हैं एंडोथीशियम लेयर से स्पोरोजेनस टिश्यू बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एम्पिथीशियम लेयर के द्वारा स्पोरोजेनस टिश्यू का निर्माण होता है और उनसे बनते हैं बाद में स्पोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर स्पोरोफाइट की बाह्य संरचना की। स्पोरोफाइट के मुख्य रूप से यहाँ पे 2 भाग हैं, फुट और कैप्सूल, यानी यहां से लेके यहां तक ये पार्ट आएगा कैप्सूल भाग और बाकी फुट भाग नीचे। तो थैलस की अपाक्ष सतह पर बेलनाकार ऊर्ध्व अक्ष के रूप में स्पोरोफाइट दिखाई देता है। आधारीय भाग कॉलर के समान एक इन्वोल्यूकर यानी परिचक्र यहाँ पे होता है, ये दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, इससे घिरा होता है।
शिशु अवस्था में ये जो स्पोरोफाइट है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन मैच्योर कंडीशन में काले रंग में परिवर्तित होता है। इसके दो भाग मैंने पहले बताए हैं, फुट व कैप्सूल। फुट की बात करें हम तो आधार ये कंदिल भाग होता है, थैलस में पूर्ण रूप से दसा हुआ होता है यहां से यहां तक। कैप्सूल है ये प्रमुख भाग है स्पोरोफाइट का, थैलस की सतह पर सिंग के रूप में डेवलप होता है। इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, परंतु कुछ जातियों में ये 5 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं हॉर्नवल्ट। हॉर्नवल्ट इनको नाम दिया गया है इन मेंबर्स को। बीजाणुबुद्ध की आंतरिक संरचना, इसमें हम बात करते हैं, पहले फुट की बात करते हैं। ये बीजाणु का आधार ये कंदिल भाग होता है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, और जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं वो युग्मकोशित ऊतक के अंतरा कोशिका अवकाश से चूसकांक की संरचनाएं बनाती हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ये पूरा जो एरिया है ये फुट एरिया है, और यहाँ पे ये है इन्वोल्यूकर जिसके हम परिचक्र की बात कर रहे थे। ये है इन्वोल्यूकर, यहां से यहां तक पूरा फुट क्षेत्र है। यहाँ पे विभज्योतिकी क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जाता है, जहां पे कोशिकाओं की लगातार वृद्धि होती रहती है, वो यहाँ पर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कैप्सूल की। कैप्सूल की जो संरचना है अत्यंत जटिल होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम कैप्सूल भित्ति की, कैप्सूल वॉल की। कैप्सूल की भित्ति 4 से 6 पेरेन्काइमा लेयर्स की बनी होती है। सबसे बाहरी स्तर होती है इसका एपिडर्मिस। ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ये वाला जो पार है ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पार्ट है जो 4 से 6 स्तरों का बना होता है। ये कोशिकाएं उदक रूप से दीर्घित होती हैं। इनकी बाईं सतह पर क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती है जो मैंने बताई है, और सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, और तथा ये जो लेयर है ये यहां तक होती है। इधर भी देखो यहाँ पे, यहां तक कैप्सूल वॉल। बाहरी जो लेयर बता दी मैंने आपको एपिडर्मिस, क्यूटिकल की मोटी परत और रंध्र यहाँ पे पाए जाते हैं। कैप्सूल की जो भित्ति परत है वो अंतरा कोशिका अवकाशों में खुलती है। कैप्सूल की भित्ति कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और ये काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण का। इनमें भोजन बनाने की क्षमता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एंथोसरस का स्पोरोफाइट है उसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक भोजन बनाने की क्षमता होती है। जल तथा खनिज पोषण के लिए ये गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। कैप्सूल के शीर्ष भाग की बाएं त्वचा में 2 से 4 उथली खांचे पाई जाती है। कैप्सूल का स्फुटन इन्हीं खांचों के द्वारा होता है। तो ये हुई संरचना कैप्सूल वॉल की, जो मैंने दिखा दिया आपको। कैप्सूल वॉल को आप इस द्वारा देख लीजिए, यहां से लेके जो ये है ये पूरी है कैप्सूल वॉल। ये कैप्सूल वॉल है, और इधर यहाँ पे ये इन्वोल्यूकर है, यहाँ पे ये फुट है, फुट पार्ट ये रहा, यहाँ पे ये फुट पार्ट है। अगर कलर में चेंज करूँ यहाँ पे यहाँ पे ये है विभज्योतिकी क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक जोन, जहां से कोशिकाओं की लगातार वृद्धि होती रहती है, लगातार कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है। दूसरा पार्ट है कैप्सूल का स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी बीजाणुजन ऊतक। इस लेयर को देखिए आप, ये लेयर यहां से लेके और यहां तक जो लेयर है यह है बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू की। यह जो टिश्यू है कैप्सूल के आधार से शीर्ष तक एक सिलेंडर के रूप में होता है, तथा जो पार्ट है कोलू में लगा जो अब आएगा उसके ऊपर एक आच्छादन बनाता है।
कैप्सूल के आधारीय भाग में जो टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, एक स्तरीय आर्च स्पोरियम के रूप में, जो नीचे देखिए आप यहाँ पे, ये है स्पोरोजिनस लेयर, आर्च स्पोरियम टिश्यू के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। और ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पे होते हैं, इस टिश्यू का होता है विकास, और इससे बनते हैं यहाँ पे स्पोर टेट्राड, बीजाणु चतुष्क व स्यूडो इलेटर। यहाँ पे एक बात देखने योग्य यह है कि एंथोसिरोस में यहाँ पे आभासी इलेटर पाए जाते हैं, एक महत्वपूर्ण सिम्टम है, जबकि क्लास हिपेटिकोप्सिडा में वास्तविक इलेटर पाए जाते हैं। यहाँ पे ये बात देखने योग्य है, यहाँ पे स्पोर टेट्राड पाया जाता है। और तथा एंथोसिरोस के इलेक्ट्रों का एक लाक्षणिक गुण, इनमें स्टूलन बैंडों का अभाव है, यानी थिकनिंग बैंड्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं इलेक्टर बना रहा हूं, यहाँ पे एक इलेक्टर इस तरह का। तो यहाँ पे देखिए कि इन इलेक्टर्स में यहाँ पे थिकनिंग बैंड जो अपने पढ़े थे पहले मार्केंसिया में, इस तरह से ये यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, केवल आभासी इलेक्टर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ जातियां हैं एंथोसिरोस की जिनमें हेलिकल थिकनिंग बैंड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश जातियों में आभासी लेटर्स पाए जाते हैं। तीसरा भाग है स्पोरोफाइट का कोलुमेला। कोलुमेला का विकास जो लेयर है एंडोथीसियम के द्वारा होता है। पूरी एंडोथीसियम लेयर कोलुमेला में परिवर्तित हो जाती है। कोलुमेला है, ये केंद्रीय भाग में बंदे कोशिकाओं का एक स्तंभ होता है। अगर कोलुमेला को अपन आइडेंटिफाई करें तो मैं कलर बदलूं यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का जो बीच वाला पार्ट है, इसे हम कहेंगे कोलुमेला। कोलुमेला COLUMELLA, यानी ये शीर्ष से आधार तक फैला होता है। 16 उदग्र पंक्तियों से यह बना होता है। कोलुमेला का मुख्य कार्य कोमल एवं लंबे कैप्सूल को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। एक मुख्य पॉइंट है यहाँ पे, यांत्रिक सहायता। चूंकि कैप्सूल लंबाई होती है तो यांत्रिक सहायता के लिए, यानी इसको सीधा खड़ा रखना, यांत्रिक सहायता मतलब इसको सीधा खड़ा रखना, हवा आ जाए तो ये टूट नहीं पाए, इसलिए इसको यांत्रिक सहायता यहाँ प्रदान होती है, मैकेनिकल सपोर्ट्स। इसके अलावा बीजाणुओं के प्रकीर्णन में भी यह सहायक होता है। कुछ विशेष कंडीशंस में कोलुमेला संभवतः जल चालन उत्तक का रूप में भी कार्य करता है। इस तरह से यह संरचना हुई स्पोरोफाइट की, परिपक्व बीजाणुपित की संरचना। एग्जाम के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा एग्जाम में आता है कि एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की संरचना समझाइए। कैप्सूल का जो स्फुटन है, इसका भी वही तरीका है। कैप्सूल शीर्ष की ओर स्थित बीजाणु पहले तथा आधार की ओर जो बीजाणु बाद में परिपक्व होते हैं। परिपक्व कैप्सूल की भित्ति लेटेस्ट बीजाणु कोलुमेला सूखने लगते हैं। ऊपरी भाग इनका गहरा पीला भूरा काले रंग का हो जाता है, और जो इसकी खांचे हैं शीर्ष पे, वो वहां पे झिर्रियां डेवलप होती है, अनुदैर्ध्य झिर्रियां डेवलप होती है, और धीरे धीरे कैप्सूल के आधार की ओर बढ़ जाती हैं तथा कैप्सूल लगातार 3-4 कपाटों में टूट जाता है, और स्पोर्स जो है, इलेटर्स हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं इससे, और कपाट सूखने पर व्यावर्तित हो जाते हैं। दो बीजाणु हैं, वो गैमेटोफिटिक अवस्था की प्रथम कोशिका है, और उनके अंकुरण से बाद में निर्माण होता है गैमेटोफाइट का। ये लिया गया संरचना है माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमर दिखाया गया है, यहाँ पे सॉरी सीटा गलत दे दिया, यहाँ पे इसको ना पढ़े। फुट सीटा होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, वहां पे इसको इतना ट्रेस नहीं किया जा सकता। और ये यहाँ पे पूरा जो आवरण है, ये कैप्सूल है। सारी इमेज ये ली गई है गूगल के द्वारा, गूगल पिक से लिया गया है। अब एक इसका पीडीए का अंतरण,
पीढ़ी एकांतरण देख लेते हैं इसका एक बार। एंथोसिरोस का मैच्योर थैलस आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी ये इसकी युग्मगोत्भित पीढ़ी एन, और ये ग्रीन थैलस होता है जैसे मैं पहले बता चुका हूं। इसके बाद इसकी डोर्सल सरफेस पर यानी इस जगहों पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: स्त्रीदानी, पुंदानी, आर्केगोनियम, एंथ्रेडियम। आर्केगोनियम में होती है एग सेल इनसाइड, और ये बनता है पुमड़ू। यहाँ होता है फिर दोनों जो सेक्स ऑर्गन है परिपक्व होने के बाद यहाँ बनते हैं, होता है फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, और इसके बाद यहाँ बनता है जाइगोट। जाइगोट के बाद 2 सेल्ड एम्ब्रियो। अब यहाँ पे ये है स्पोरोफिटिक जो पीढ़ी है उसकी प्रथम कोशिका है, यहाँ पे ये है 2N। 2 सेल एम्ब्रियो, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, और फिर यहाँ पे बनता है यंग स्पोरोगोनियम। ये इसका एलएस पोर्शन है और ये इसका एलएस इसका अनुदैर्ध्य काट है। और यहां बनती है स्पोर मदर कोशिकाएं, बीजाणु मूत्र मात्र कोशिकाएं। इनमें होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां पर विभाजन के बाद में बनती है 4 कोशिकाएं, ये होती है अगुणित, यानी यहां से और यहां तक जो पीढ़ी होती है ये होती है स्पोरोफिटिक फेज। ये होती है पैरासाइट, यानी युग्मगोत्भित के ऊपर स्पोरोफाइट पीढ़ी आश्रित रहती है। और म्यूसिस होने के बाद में यहां बनते हैं स्पोर टेट्राड। स्पोर एनवायरनमेंट में जाके गुड कंडीशंस पे अंकुरित होते हैं और थैलस का निर्माण करते हैं। यह अवस्था होती है इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र अवस्था होती है। इस पूरे वीडियो में मेरे द्वारा इन पुस्तकों का सहारा लिया गया है, जिसमें आरबीडी पब्लिकेशंस अलका की है, रस्तोगी की है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी सतीश कुमार, प्रगति पब्लिकेशन मेरठ, बॉटनी ऑफ डिग्री स्टूडेंट ब्रायोफाइटा BR वशिष्ठ, एस चांद एंड कंपनी न्यू दिल्ली। और इमेज जो कंटेंट जो अपलोड किए गए हैं वो गूगल इमेज के द्वारा है, गूगल विकिपीडिया द्वारा है, सब कंटेंट वहां से लिए गए हैं और सबका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। सभी को धन्यवाद। इस वीडियो के बाद हमारा जो चैप्टर है एंथोसिरोस पूर्ण होता है, फिर भी काफ़ी कुछ कमी रहने की संभावनाएं हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं कि ताकि वीडियो में जो भी कमियां हैं उनको सुधारा जा सके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।